Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Sonalika and welcome back to my channel. So आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पार्ट 3। एक्चुअली ये पार्ट 3 है। So, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पहले जाकर के उसे वॉच कीजिए सो दैट कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको यहीं से देखना है, यही टॉपिक देखना है, फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पिछले क्लास में हमने क्या देखा, माइक्रोब्स क्या होते हैं, वे किस तरह से काम करते हैं, वे हमारे लिए कितने यूज़फुल है। बहुत सारे खाने के आइटम हम उनके बिना नहीं बना सकते हैं, है ना। वे हमारे लिए यूज़फुल तो हैं ही लेकिन हार्मफुल भी है, क्योंकि हमारे बॉडी में ढेर सारे डिजीज़ भी करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग होता है, पर होता है माइक्रोब्स के द्वारा ही। तो आज हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग, ठीक है। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. बूजो जो है एक फ्रेंड के द्वारा इनवाइट किया गया था पार्टी में। तो जब पार्टी से आता है, बहुत सारा खाना खा के आता है और उसे वोमिटिंग होने लगता है। तो जब वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है वो फिर समझाते हैं कि जब भी आप बहुत सारे ऐसे खाने खा लेते हो जिसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ होता है, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं ना, उसमें ग्रो कर जाते हैं और वो टॉक्सिक रिलीज करने लगते हैं उस खाने में, और वो खाना जहरीला हो जाता है। और जब हम उस खाने को खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाता है लोगों का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खाने को अच्छे से प्रिजर्व करके रखें, उन्हें माइक्रोबियल स्पॉयलेज से बचा करके रखें। फूड को प्रिजर्व कैसे करेंगे हम? डॉक्टर ने तो हमें बता दिया कि खाने को अच्छे से रखो, प्रिजर्व करके रखो, लेकिन करेंगे कैसे? चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपने खाने को प्रिजर्व। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने चैप्टर 1 में क्या देखा था कि बहुत सारे मेथड देखे थे जिससे हम अपने फूड ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते थे। और इस चैप्टर में हम देखेंगे हम अपने खाने वाले जो आइटम हैं उन्हें कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम ब्रेड लाते हैं, उन्हें खुला में मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद उसे फंगस का अटैक हो जाता है, फंगस लग जाता है, होता है ना ऐसा। और फंगस का अटैक होने की वजह से वो ख़राब हो जाता है, फिर हम उसे खा नहीं पाते हैं। और जब फंगस का अटैक हो जाता है तो उसका कलर, टेक्सचर, स्मेल सब खराब हो जाता है, सब चेंज हो जाता है। लेकिन पहेली के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब भी वो बाज़ार से मैंगो खरीद के लाती है, एप्पल खरीद के लाती है, 4-5-6 दिन तक नहीं खाती है तो वो सड़ने लगता है, उसे ख़राब स्मेल आने लगता है, बहुत बैड वाला स्मेल आने लगता है। लेकिन वही जब कच्चे आम से हमारी मम्मी दादी घर में अचार बनाती है, पिकल बनाती है, तो वो कम से कम 6 महीने 1 साल तक हम लोग खाते हैं, पर वो तो ख़राब नहीं होता है। ऐसा क्यों? मैंगो को ला के रखने से वो ख़राब हो गया, लेकिन अचार ख़राब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम अचार बनाते हैं उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें हम तेल डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं, है ना। कॉमन सॉल्ट जो है NaCl खाने वाला जो हम घर में यूज करते हैं वो, और तेल, ये दोनों क्या नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि हमारा जो भी खाना है वो लंबे समय तक अच्छा रहता है। तो ये मेथड है जो ऑयल और सॉल्ट को ऐड करने का अपने फूड आइटम में, इसे केमिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये रोक देते हैं या फिर होने ही नहीं देते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव वो चीज़ होता है जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देता है। वी एड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग क्यों ऐड करते हैं? ताकि माइक्रोब्स का जो अटैक है उस पर नहीं हो। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ठीक है। कुछ केमिकल का नाम दिया हुआ है, ये क्या है? कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। क्या क्या है? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। These are also used in jams and squashes to check their spoilage. जैम्स में भी, स्क्वैसेस में भी ऐड किया जाता है इन्हें, ताकि उन पे भी माइक्रोबियल अटैक नहीं हो और वो भी सड़े नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट मतलब जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं उसे कॉमन सॉल्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, मतलब सदियों से कॉमन सॉल्ट यानी जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं उसका बहुत टाइम से यूज हो रहा है फिश को और मीट को
उस पर एक कवर चढ़ा दिया जाता है सॉल्ट का, ताकि वो खराब नहीं हो कुछ टाइम तक। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सूखा हुआ जो नमक है उससे कवर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टैमारिंड। टैमारिंड क्या होता है? टैमारिंड ये इमली होता है, ठीक है। और आंवला तो पता ही है आपको, रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम। ये सब कच्चा आम से ही तो अचार बनता है ना, वो बहुत टाइम तक बना रहता है, अच्छा खाते हैं हम लोग, 6 महीना 1 साल तक खाते रहते हैं, फिर भी ख़राब नहीं होता है। तो प्रिजर्वेटिव कौन सा रहता है? उसमें नमक और तेल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। जैम, जेली और स्क्वैसेस में क्या डला होता है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव के रूप में शुगर डला होता है। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। और शुगर क्या करता है? शुगर का काम होता है कि वो मॉइस्चर को कंटेन नहीं होने देता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे? माइक्रोबियल ग्रोथ ही नहीं होता है तो फूड सड़ता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। बोल रहा है कि जब जहाँ पे तेल और विनेगर रहता है उस कंडीशन में बैक्टीरिया नहीं रह पाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया किल हो जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। विनेगर और ऑयल से किसको किसको और प्रिजर्व किया जा सकता है? वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, फिश को और मीट को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, जैसे कि दूध हमारा आता है, जब दूध आता है कच्चा होता है तो उसे 15 से 30 सेकंड के लिए बॉयल किया जाता है, तो और बॉयल करने के बाद उसे कूल कर दिया जाता है। फिर कूल होने के बाद हम उसे पीते हैं। इससे क्या होता है ना, तुरंत गर्म और ठंडा करने से उसमें अगर कोई सा माइक्रोब्स होता है वो मर जाता है और फिर दोबारा से नहीं वहाँ पे ग्रो कर पाता है। तो ये मेथड का भी यूज सदियों से होता आ रहा है, आजकल का मेथड तो नहीं है, तो बहुत टाइम से हो रहा है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क। आपने मम्मी को देखा होगा ऐसा रोज़ करते हुए घर में। पहले तो उसे बॉयल करती है, फिर ठंडा करके रख देती है, फिर हम उसे पीते हैं, है ना। इससे माइक्रोब किल हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। अब देखो आगे। हाँ, सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ। जैसे हम लोग दूध को गर्म करके ठंडा करते हैं, मतलब हीट से माइक्रोब को किल करते हैं, सेम उसी प्रिंसिपल पे हमारा रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर फ्रिज सबके घर में होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर तो बहुत कूल होता है, वहाँ आइस जम जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, उतने लो टेम्परेचर में बहुत सारे माइक्रोब बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अपने खाने को, फ्रूट्स को जब भी लाते हैं मार्केट से और 2-4 दिन तक खाना होता है तो लाके हम क्या करते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर बाद में खाते रहते हैं। करते हैं ना ऐसा हम सब? यस, करते ही हैं। अब देखो, पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जब पास्चराइज्ड मिल्क मतलब वही जो हमने 15 से 30 सेकंड तक उसे उबाला फिर ठंडा कर दिया, तो उस मिल्क को पास्चराइज्ड मिल्क बोलते हैं। उसे फिर हम लोग बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो माइक्रोब फ्री है, उसमें कोई सा भी माइक्रोब अब है नहीं। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। मैंने जो बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जो मिल्क है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकंड के लिए हीट किया जाता है एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, तुरंत ठंडा करके उसे स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, और ऐसा करने से माइक्रोब का ग्रोथ रुक जाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पे पड़ा है, पास्चराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed air-tight packet to prevent the attack of microbe। आजकल क्या होता है, हम लोग मार्केट से कोई सा भी एयर टाइट पैकेट में पैक कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह खरीद के लाते हैं। वो क्या होता है, पूरा एयर टाइट होता है, मतलब उसमें जरा पूरा अंदर में जो भी गैस भरा है वही भरा होता है और बाहर से कोई सा भी चीज़ उसमें इंटर नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि माइक्रोब का अटैक बाहर से उस पर नहीं हो। हमने अभी तक क्या देखा कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के अटैक से, तो उससे बचने के लिए हमें अपने फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स देखा हम लोगों ने, जैसे कि पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क देखा, रेफ्रिजरेटर का यूज़ देखा, हम कॉमन जो मेथड है सॉल्ट और तेल का यूज करके हम बहुत सारे खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसी में आगे हमें देखना है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन हेल्प करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। अब हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ये टॉपिक इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद नाइट्रोजन साइकिल, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। देखते हैं, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th एंड 7th। बोल रहा है आपने बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम के बारे में पढ़ा है कब, 6 और 7 में। इट इज़ इन्वॉल्व इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट मतलब पल्सेस, यानी कि दाल जितने भी है सब। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। कहाँ पे रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया? रूट नोड्यूल में। किसके? तो लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, आगे है सच एज बीन्स एंड पीज। और किसमें? बीन और पीज, ये भी क्या है? लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं। तो विथ विच इट हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और किस तरीके से रहते हैं? कौन सा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है ना, जिसमें दोनों को एक दूसरे से कुछ फ़ायदा हो, उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया उनके रूट नोड्यूल में रहता है, तो बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, रखने का जगह मिल रहा है। और बदले में प्लांट्स उससे क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्स करता है तो, और नाइट्रोजन देता है प्लांट को, तो एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है दोनों को। इसी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। आगे दिया हुआ है कि समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होता है उस टाइम पे भी क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में। बट यू नो दैट, बट आप जानते हो कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। कभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो चेंज नहीं होता है, उसका परसेंटेज जो हमेशा कांस्टेंट यानी फिक्स रहता है। यू मे वंडर हाउ। तो आपको ऐसा आश्चर्य नहीं हो रहा है ऐसा क्यों होता है, जबकि वो तो नीचे भी आता है ऊपर भी जाता है, उसका अमाउंट जो कोई चेंज क्यों नहीं होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। इसी को हम अगले सेक्शन में समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो हमेशा फिक्स कैसे रहता है एटमॉस्फेयर में। एक क्वेश्चन आप सबके लिए, बताइए कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कमेंट में। सो ये रहा वही डायग्राम लिग्यूमिनस प्लांट का, उसका रूट नोड्यूल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, नोड्यूल्स आपको मैंने। फिर है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो अब है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का रेपिटेशन जो बार बार रिपीट होता रहे और उसका अमाउंट कांस्टेंट रहे, उसे हम साइकिल कहते हैं। तो यहाँ हम नाइट्रोजन साइकिल देखने वाले हैं। और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन गैस है? 78% है। मैंने क्वेश्चन ही पूछा था आप सबसे, यहाँ उसका आंसर है। और नाइट्रोजन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। ओके, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली हम या प्लांट या कोई सा भी एनिमल डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो हम जब डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते हैं तो हम लेंगे कैसे? क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सबके लिए। यस, तो उसके लिए भी कुछ बैक्टीरिया है और कुछ एल्गी है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे सॉइल में फिक्स कर देते हैं। और जब सॉइल में फिक्स हो जाता है, वहाँ पे जो प्लांट होते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू नाइट्रोजन के कंपाउंड को ले लेते हैं। और जब उन्हें हम या फिर कोई सा एनिमल खाता है, इस तरह से हमारे और एनिमल के बॉडी में क्या जाता है? नाइट्रोजन का कंपाउंड जाता है। ओके, सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जब एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन गैस को लेते हैं, उसे कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है कि नाइट्रोजन का कंपाउंड मतलब नाइट्रोजन का ही डिफरेंट फॉर्म। ओके, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल। बोल रहा है जब एक बार यूटिलाइजेबल फॉर्म में ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है तो इसे प्लांट डायरेक्ट फिर अपने रूट्स के थ्रू ले लेते हैं। ओके, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू सॉइल एंड अपने रूट्स के थ्रू ले लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। और जब प्लांट इसे ले लेते हैं तो प्लांट इसका अपने प्रोटीन बनाने में और दूसरे कंपाउंड्स को बनाने में यूज़ करते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर उस प्लांट को जो भी एनिमल खाता है उसके बॉडी में वो प्रोटीन चला जाता है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड चला जाता है। किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू। और वो प्लांट या फिर वहाँ का जो प्लांट है वो खुद या फिर वो एनिमल जो उसे खाया होता है, दोनों डाई करते हैं। तो क्या होगा? जब डाई करेंगे उनका बॉडी कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब सड़ गल कर खत्म हो जाएगा। किसके द्वारा? डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा। तो बैक्टीरिया और फंगी जो सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं वही क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड को। उनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड में वापस से कन्वर्ट कर देते हैं।
तो वो फिर तो मिट्टी में मिल गया तो वहाँ पे जो सा प्लांट प्रेजेंट होता है फिर से उसे यूज़ कर लेता है एज अ न्यूट्रिएंट, ओके, अपने रूट्स के थ्रू ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और सर्टेन अदर बैक्टीरिया, कुछ वहाँ पे स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन कंपाउंड को, उन बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है, वो क्या करते हैं ना कि उस नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस से कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस दैट इज N2 में, और जब वो गैस बन जाता है तो वो कहाँ चला जाता है, फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है हमेशा रिपीट होता रहता है, और जो एटमॉस्फेयर में अमाउंट है नाइट्रोजन का दैट इज 78%, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। किसका साइकिल, साइकिल ऑफ नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन साइकिल, ओके। एक और तरीका है इसका लाइटनिंग, लाइटनिंग के थ्रू भी ये चीज़ होता है। और इसे यानी कि ये जो साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल, ये अभी आपको उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी आपको मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया है, और आपको इसी टॉपिक को आगे 9th क्लास में भी कंटिन्यू है रहेगा, तो उसमें और डिटेल में पढ़ना है कि बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ये सब आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं 9th क्लास में। सो अभी आप बेसिक इसका अच्छे से समझ लो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक और तरीका क्या है नाइट्रोजन का मिट्टी में आने का, एक और तरीका है लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कना। जब बारिश होती है तो बिजली कड़कता है, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइटनिंग के टाइम हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आसमान में। तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से लाइटनिंग के टाइम क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है दैट इज़ N2, वो कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, O2 के साथ। और जब दोनों कंबाइन करते हैं तो इसका एक नया जो फॉर्म होता है वो क्या बन जाता है, वही नाइट्रोजिनस कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ओके। तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड इस तरह से बनता है, और यही नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है वापस से कहाँ पे आते हैं, सॉइल में आते हैं। एक तरीका ये था, और दूसरा मैंने पहले ही बता दिया, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में। ये तो हमने थ्योरी से पूरा समझ लिया क्या होता है। अब इसी को आगे हम साइकिल से समझ लेते हैं ईजिली, ताकि आप अच्छे से समझ लो, ओके। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितना होता है, जो कि फिक्स है, वो कितना है, 78%, ओके। 78% हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। तो इसे दो तरीके से मिट्टी में लाया जाता है। एक तो है हमारा पहला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता कौन है, वो होता है ये, दैट इज राइजोबियम, ओके। कौन होता है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, हमने पहले ही देख लिया था। और दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली और उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड में। और सेकेंड प्रोसेस है नाइट्रोजन का सॉइल में आने का, वो है लाइटनिंग। क्या है, लाइटनिंग है। लाइटनिंग के थ्रू भी जब लाइटनिंग होता है तो बहुत ज़्यादा वहाँ हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो वहाँ का N2 नाइट्रोजन और O2 नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और जो कंपाउंड बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। ये वापस से कहाँ आता है, जब बन जाता है तो ये मिट्टी में आता है, ठीक है। तो मिट्टी में कैसे आता है, जब बिजली कड़कता है तो बारिश भी तो होता है, तो बारिश के साथ ये मिट्टी में आकर के मिक्स हो जाता है। तो लाइटनिंग के थ्रू और बैक्टीरिया के थ्रू जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन था वो कहाँ आ जाता है, वो हमारा सॉइल में आ जाता है। तो जब सॉइल में आता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। तो बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को, कहाँ पे, सॉइल में। और दूसरा प्रोसेस लाइटनिंग के थ्रू भी यही होता है, सेम थिंग। दोनों मतलब सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड कहाँ आ गए, अब मिट्टी में आ गए। तो मिट्टी से कौन लेगा उन्हें, मिट्टी से उन्हें ऑफकोर्स प्लांट लेगा, है ना। कैसे लेगा, अपने रूट्स के थ्रू उन्हें ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, रूट के थ्रू ऑब्जर्व कर लेगा, कौन, प्लांट। अब प्लांट को कौन खाएगा, प्लांट को वहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो खाएंगे, ठीक है, एनिमल्स वहाँ पे जो होंगे वो खा लेंगे प्लांट्स को। तो जब एनिमल्स उन्हें खाएंगे तो खाने के बाद वो क्या करेंगे, तो वहाँ पे एक्सक्रीशन यानी कि खाने के बाद जो एनिमल का वेस्ट होगा, उनका एक्सक्रीटा होगा वो, या फिर एनिमल जब खुद मर जाएंगे, दोनों चीज़ में क्या मिलेगा हमें, उनके मरने से उनके बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजन कंपाउंड था वो, और उनके एक्सक्रीटा में भी तो नाइट्रोजन कंपाउंड होगा, वो वापस से कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उनके बॉडी को कौन डिकम्पोज करेगा, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स, जो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं सड़ा गला के, या फिर प्लांट भी अगर डाई हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो गायब हो जाता है, तो डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका, हट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं सड़ गल के बैक्टीरिया के द्वारा, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वापस से नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो मिट्टी में मिल गया, और उसे वापस से वहाँ पे जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट्स के थ्रू एज अ न्यूट्रिएंट, ओके।
लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। वो क्या करते हैं ना कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसे वापस से नाइट्रोजन गैस दैट इज N2, यहाँ पे दिखाती हूँ, क्या करते हैं N2 नाइट्रोजन गैस बना देते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जब नाइट्रोजन अपने कंपाउंड में से चेंज होकर नाइट्रोजन गैस वापस से कहाँ जाएगा, वो वापस से हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। यहाँ लिखा हुआ ये बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, जब गैस बन जाता है तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है वापस N2 नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आता है और ये साइकिल हमेशा रिपीट होते रहता है, हमेशा चलते रहता है, इसलिए इसे साइकिल कहते हैं। किस चीज़ का साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाइट्रोजन साइकिल आप सबको समझ में आया या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं फिर से कोशिश करूँगी इससे भी थोड़ा और डिटेल में समझा दूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, आपको कोई सा प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक में। ओके, और एक बात, ये साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आएगा ही, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो ख़त्म होता है। अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे बताइए ज़रूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।